विकास को लेकर नहीं, ईवीएम से वो जीतती है चुनाव। ये जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। विकास हुआ है बलात्कार में, विकास हुआ है अपराध में, विकास हुआ है अडानी अंबानी का। इस देश का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जब चुनाव आता है तो कोई न कोई इस तरह की विवादित मुद्दों को लेकर के, अब इस समय देखिए अतीक मुख्तार करके, ये बताइए माफिया सिर्फ अतीक ही मुख्तार हैं कि और भी लोग हैं? मैं कहता हूं कि जब अतीक के बेटा जो घटना का अंजाम दिया, आपने उसका इनकाउंटर किया असद का, उसी तरह का घटना टेनी का बेटा किया, और उन्हीं के गुंडे, योगी जी के गुंडे आकर के जिस तरीके से दिन दहाड़े एक सांसद एक विधायक की हत्या कर रहे हैं, गिरफ्तार क्यों किए? उनका इनकाउंटर करना चाहिए। गुंडा का गुंडा राजा भैया का इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? इनके जो बीजेपी के अपराधी गुंडे हैं, इनका सफाया कब होगा? और ये फिल्म इंडस्ट्री में इस बार ये यहाँ की जनता इनको वापस भेजेगी बॉम्बे, यहाँ के सांसद को, कि वो जा करके वहाँ विकास करें। फिल्म निरहू काम नहीं कर पाएंगे। जो फिल्म में काम किया है, हर चीज़ का एक फील्ड होता है। मुझे नहीं लगता है कि निरहू अब यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं आजमगढ़ के एक शख्स के पास मौजूद हूँ। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है और ये पार्टी को लेकर के तमाम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि प्रदेश की स्थिति को सुधारा जाए, जनपद की स्थिति को सुधारा जाए। तमाम ऐसे इनके वीडियोस और इनके फ़ोटोज़ आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया की सुर्खियों में भी लगातार बने रहते हैं। युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, गरीब और वंचित जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ बढ़ चढ़ करके उठाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और सोचेंगे और समझेंगे कि क्या प्लान है 2024 के चुनाव को लेकर के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। 2024 का चुनाव लोकसभा आने वाला है और आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो क्या तैयारियां हैं आने वाले समय में? देखिए, ये जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से सरकार की तानाशाही है, अगर इसको समाप्त करना है तो 2024 में जिस तरीके से 77 में सारे विपक्ष को एक होकर लड़ करके कांग्रेस के तानाशाही को ख़त्म किए, ये वही दौर चल रहा है। जो हालात हाजरा है और जो वक्त की नज़ाकत है, उसमें अगर सारा विपक्ष एक होकर नहीं लड़ा तो मुश्किल है। क्या वजह है? विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हावी है, इसलिए सबको लड़ना पड़ेगा, या फिर कोई और वजह हो सकती है? विकास को लेकर नहीं, ईवीएम से वो जीतती है चुनाव। और रहा सवाल विकास की, तो बीजेपी में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है बलात्कार में, विकास हुआ है अपराध में, विकास हुआ है अडानी अंबानी का, विकास हुआ है इस देश के सारी संपत्ति को वो अपने मित्रों के हवाले करने का, विकास हुआ है आरबीआई के घोटाले का, विकास हुआ है बैंकों में जो इनके भगेड़ू दोस्त हैं उनका, विकास हुआ है बीजेपी के नेताओं का, जो इस देश के संपत्ति को लूट करके अपने खजाने में रखते जा रहे हैं। ईवीएम की बात आपने किया कि ईवीएम को लेकर के पार्टी जीत जाती है, तो क्या लगता है कि अगर ईवीएम का ये सब खेला चला तो सारी पार्टियां, जो विपक्ष पार्टियां एक हो जाएंगी, तो क्या उनको हरा पाएंगी? अगर मामला ईवीएम तक है तो ईवीएम हटा दिया जाए, ईवीएम हटा के कोई भी देश का चुनाव करा लीजिए, बीजेपी हार जाएगी। इसलिए कि जो खेल चल रहा है, जिस ईवीएम को जिसने प्रोजेक्ट किया, जिसने लॉन्च किया, वो उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। जापान जी, इसलिए कि ईवीएम, अच्छा, तमाम उसमें टेक्निकल सब कुछ क्लियर हो गया। सारे इंजीनियर्स ने, सारे लोगों के जो ओपिनियन थे वो आ गए हैं सामने। और इसके बाद भी ये हठधर्मी अपना रही है बीजेपी। सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं और इसको तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग, सब लोग बीजेपी के हाथों बिके हुए हैं। जैसे लग रहा है कि वो लोकतांत्रिक देश के वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, जैसे लग रहा है कि वो किसी देश के राजा हैं, राजा की तरह से फरमान जारी करते हैं कि फला चीज़ होना चाहिए तो होना चाहिए। आज देख लीजिए, सीबीआई हो या आरबीआई हो या जितने भी इस तरह की संस्थाएं हैं, इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी
आप देख लीजिए ना, पुलिस जो है अधिकारियों पे कोई जो है किसी नेता की नेतागिरी नहीं चल रही है, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं की भी नहीं चल रही है। और हर लोग एक जगह से गवर्न हो रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इससे लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था नहीं है। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ आए दिन उड़ाई जा रही है। आए दिन जो है संविधान की अवहेलना हो रही है। तो इससे ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके देश के लिए अगर कुछ करना है तो सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। क्या लगता है कि ईवीएम हट जाने की वजह से हट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? बिल्कुल हार जाएगी। फिर कोलकाता और पंजाब, दिल्ली, खास करके आपका आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो अगर ईवीएम का खेला होता तो यहाँ पर भी पासा पड़ सकता था ना? तो पासा कहाँ नहीं पलटा, ही बताइए कि अगर 2-4 ठो नहीं देंगे, सब एक तरफा वही जीत लेंगे, तो फिर उनको कहने के लिए कुछ चाहिए ना। अच्छा। आज देखिए जिस तरीके से आज इस देश को एकदम आर्थिक रूप से जो है गुलाम बना दिया गया है। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सैकड़ों साल इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। लेकिन आज जिस तरीके से विदेशी कंपनियों का निवेश हो रहा है, स्वागत हो रहा है, अगर इसी तरह से ये कंपनियां आती रहीं तो इस देश के प्रोडक्शन का क्या होगा? लघु उद्योग बिल्कुल समाप्ति के कगार पे है। सत्ताधारी पार्टी तो कहती है कि अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पे इंडिया में या फिर यूपी में अगर अपना स्थापना करती हैं तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं का रोजगार तो आए दिन मोदी जी कहे थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष ये 2 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। युवा जब अब रोजगार मांगने के लिए, अभी यूपी के गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं, और उसी यूपी टेट के लिए जब छात्राएं जब रोड पे उतरती हैं तो योगी जी की पुलिस उनको मार कर लहूलुहान कर देती है। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? जो भी कोई रोजगार मांगने के लिए रोड पे आता है तो उसको पुलिस की लाठियों से मार करके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर घुस करके मार करके तमाम नौजवानों को लहूलुहान कर दिया गया, तमाम छात्र नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। तो रोजगार ये सरकार दे नहीं रही है, बल्कि बेरोजगारी दे रही है और रोजगार छीनती जा रही है। तो मेरा कहना है कि अगर युवाओं को रोजगार, ये फ्री में राशन दे रही है, मैं कहता हूं कि फ्री में राशन नहीं चाहिए। अगर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, उसका दायित्व भी है, अगर सरकार को कुछ देना है तो वो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे, रोजगार दे। लेकिन ये सरकार जो है 500 का अनाज दे करके उसके बैक डोर से वहीं जेब आपका काट लेती है 1200 का सिलेंडर दे करके। इस देश का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जब चुनाव आता है तो कोई न कोई इस तरह की विवादित मुद्दों को लेकर के, अब इस समय देखिए अतीक मुख्तार करके उसके आड़ में पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अतीक मुख्तार करके जो है देश का युवाओं का रोजगार छीनती जा रही है। अतीक मुख्तार करके उनके आड़ में जो है तमाम वैकेंसियाँ रिजेक्ट करती जा रही हैं, और जो परीक्षाएं करा रही हैं उसमें पेपर लीक कर दे रही है, और मुख्तार अतीक करती जा रही है। उसके आड़ में तमाम जो है इस देश को लूटने का काम कर रही है। इस देश के संसाधन को जो है मोदी जी अपने मित्रों को, अडानी और अंबानी के हाथों बेचते जा रहे हैं। मुख्तार अतीक करके और देश की जनता को मुद्दे से भटका करके एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, रेलवे बेच दे रहे हैं। इस देश की वो सारी संपत्ति को जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है, इससे इस देश को खतरा है, समाज को खतरा है। सत्ता पक्ष कहता है कि अपना प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, जितने इसमें माफिया थे उनका सफाया होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? ये बताइए, माफिया सिर्फ अतीक ही मुख्तार हैं कि और भी लोग हैं? चुलबुल सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं, राजा भैया हैं। इस तरीके से 48 अपराधी ऐसे हैं जिनका 28 से लेकर के 88 105 मुकदमे तक है। 105 मुकदमा, 69 लिस्ट तैयार है। तो लिस्ट तैयार होने से नहीं मतलब है। मैं कहता हूं कि जब अतीक के बेटा जो घटना का अंजाम दिया, आपने उसका इनकाउंटर किया असद का, उसी तरह का घटना टेनी का बेटा किया, और
किसानों को अपनी गाड़ियों से बिल्कुल कुचलने का काम किया। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो काम बीजेपी ने किया। उनके ऊपर इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? टेनी के बेटे का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर माफिया की सफाया करना है तो जो योगी जी अभी सदन में कहे कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अगर वाकई वो मिट्टी में मिलाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। माफियाओं का सफाया होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एज ए जात, एज ए धर्म विशेष के लोगों को कटघरे में खड़ा करके और उनको सिर्फ अपराधी बनाना, और पुलिस अभिरक्षा के बीच में वो कहते हैं, और उन्हीं के गुंडे, योगी जी के गुंडे आकर के जिस तरीके से दिन दहाड़े एक सांसद, एक विधायक की हत्या कर रहे हैं, तो कहाँ भय मुक्त है? ये तो आम जनता और भयभीत हो रही है कि जब एक विधायक, एक सांसद सुरक्षित नहीं है और पुलिस अभिरक्षा में इस तरह के एबीवीपी के गुंडे और ये बजरंग दल के गुंडे, स्मृति ईरानी के चेले आके मार के चले जा रहे हैं। एक अतीक को मार के 3 अतीक आपने पैदा कर दिया, तो प्रदेश को और भयभीत कर रहे हैं कि भयमुक्त कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार क्यों किए? उनका इनकाउंटर करना चाहिए, उनका इनकाउंटर करना चाहिए ना। अपराधियों का अपराधी मुक्त प्रदेश बना रहे हैं ना, तो एक सांसद, एक विधायक की पुलिस कस्टडी में आप इनकाउंटर करवा सकते हैं, और उनके गुंडे अपने गुंडों को क्यों नहीं करवा रहे हैं? गुंडा का गुंडा राजा भैया का इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? एक डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दिया कुंडा के अंदर, उसके टेनी के बेटे का इनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? धनंजय सिंह का, जबकि उनके ऊपर इनाम है 25,000 का, उसके बाद भी खुलेआम क्रिकेट का उद्घाटन करते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। इनके जो बीजेपी के अपराधी गुंडे हैं, इनका सफाया कब होगा? क्या ये धर्म देख करके, धर्म को आड़ में ला करके सिर्फ मुस्लिम अपराधी हैं, जो बीजेपी के गुंडे अपराधी हैं, माफिया हैं, वो अपराधी नहीं हैं? तो क्या लगता है, इनके पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या कि बीजेपी में आते ही वो धुल जाते हैं? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? उसकी बुनियाद ही उसी पे है, नफरत की बुनियाद पे है। वो इस देश की एकता और अखंडता को बुलडोजर लगाकर तोड़ने का काम शुरू से कर रही है। और जिस सोच के ये लोग मानने वाले हैं, हम लोग गांधी के मानने वाले हैं, लेकिन वो जिस सावरकर के मानने वाले हैं, तो ये लोग हमेशा इस देश से गद्दारी करने का काम किए हैं, माफ़ीनामा लिखने का काम किए हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी ये हमेशा जो है इस तरह की उन्माद फैलाने का काम किए, गांधी जी की हत्या करने का काम किए। देश के राष्ट्रपिता की हत्या किसने किया? इनका इतिहास रहा है इस देश के एकता और अखंडता को तोड़ने में। अतीक अहमद के साथ जो हुआ उसे किस एंगल से देखते हैं नूरुल हुदा? अतीक अपराधी था, नो डाउट, और एक अपराधी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो सज़ा योगी जी ने दिया, कहा मिट्टी में मिला देंगे, गोली मरवा दिया पुलिस अभिरक्षा के बीच में, उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय तय करेगी कि अपराध की सज़ा क्या होगी। अब एफआईआर भी पुलिस करेगी, उसके विवेचना भी पुलिस करेगी, और सज़ा भी पुलिस ही देगी। कानून नाम की कोई चीज़ रह गई है कि नहीं रह गई है? ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कि योगी जी के फरमान से चलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग जिसको चाहे जब चाहे जो माहौल बना देते हैं। आज देश की मीडिया 70% अडानी अंबानी के हाथों बिक करके, आज बात होनी चाहिए रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे, बात टीवी चैनल पे होनी चाहिए, देश के विकास पे, बिजली पे, तो बात होती है हिंदू मुसलमान पे, बात होती है मंदिर मस्जिद पे। ये जो इस देश की में जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है भय का, ये समाप्त होना चाहिए। क्या लगता है कि अतीक अहमद को जिन लोगों ने मारा वो योगी के गुंडा थे, योगी के बदमाश थे? आपके हिसाब से तो ये लग रहा है। हमारे हिसाब से नहीं, आपने जो दिखाया, तमाम चैनलों ने दिखाया, स्मृति ईरानी के साथ बैठ के मीटिंग करने का फ़ोटो वायरल हुआ, वो बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके चैनल्स और तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो इससे क्या लगता है? आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप बताइए किनके आदमी थे?
और आदमी नहीं थे तो उनको अब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? पूछताछ जारी है उनको। पूछताछ हुई, अभी और कोई नाम आ जाए तो उनके घर पे बुलडोजर चलने लगेगा और उनसे खाली पूछताछ होगी। एक चश्मे से देखें, पक्षपात न हो। इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से पक्षपात हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सत्ता पक्ष कहता है कि जो लोग अतीक अहमद के हत्या के बाद, अतीक अहमद की हत्या के बाद जिस तरीके से विपक्ष आंसू बहा रहा है, तमाम बयानबाजी कर रहा है, उन्हें उमेश पाल हत्याकांड पर भी और उमेश पाल के जो गवाह थे, हत्याकांड के मामले जो गवाह थे, उनके ऊपर भी उनको दो बातें कहनी चाहिए। तो क्या लगता है? बिल्कुल कड़ी निंदा की गई। उमेश पाल की हत्या का, वो आजमगढ़ का लाल था, उसमें एक गनर था, मैं उसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और उसकी निंदा ही नहीं, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ये हम लोगों ने डिमांड किया। और इनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा आवाज़ उठाती रही है। बटला हाउस इनकाउंटर में यहाँ से स्पेशल ट्रेन ले जा कर के दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोगों ने मुजाहरा किया। मौलाना आमिर रशादी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जितने भी देश के अंदर फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ आरूसी हत्याकांड की जांच हुई, तमाम अभी बटला हाउस में एक इनकाउंटर देखिए, अभी राजस्थान से बच्चे निर्दोष छूटे हैं। 15 साल बाद जो उनका कैरियर बर्बाद किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसके गोल्डन लाइफ की पूर्ति, अब तो उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका मुआवजा कौन देगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी इनकाउंटर्स हुए वो सही है गलत है, ये अदालत फैसला करेगी या इंक्वायरी के बाद ये जांच का विषय है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का क्या अगला कदम है कि मतलब आजमगढ़ में भी अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सिर्फ आजमगढ़ में काम नहीं कर रही है, ये 23 राज्यों में काम कर रही है। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आने वाले दिनों में सारे विपक्ष को ये कोशिश करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इनकी तानाशाही रवैये को बदलने की हर मुमकिन कोशिश। आजमगढ़ में क्या बदलाव होने वाला है कुछ आने वाले समय में? आजमगढ़ में अभी समय आने पे बताया जाएगा। हमारी जो तैयारी है वो चल रही है। स्थानीय सांसद, यहाँ के स्थानीय सांसद कहते हैं कि आजमगढ़ में अब किसी का सिक्का नहीं जमने वाला है, क्योंकि मैंने विकास किया है, सड़कों की बौछार लगा दी है और तमाम ऐसे एयरपोर्ट की बात करते हैं, रेलवे को जोड़ने की बात करते हैं गोरखपुर से। तो ऐसे में कैसे आजमगढ़ में और कोई पार्टी भाजपा को छोड़ करके आ सकती है? क्या संदेश, क्या आपको दिख रहा है? अभी इसी आजमगढ़ में आप चले जाइए, इन तमाम गुलामीपुरे से लेके तमाम शहरों के आउटलुक में देख लीजिए, सड़क बीच गड्ढा है या गड्ढा बीच सड़क है, ये तय कर पाना मुश्किल है। 7 सालों में इन्होंने कौन सा विकास किया है? एयरपोर्ट का मामला है, एयरपोर्ट पे आज तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। और ये 24 तक ये लॉलीपॉप के आड़ में ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम, विकास नहीं हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहते हैं। जो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश और देश के अंदर, उससे ये लगता है कि अब आप बताइए कौन सा विकास इन्होंने किया? रेलवे में कौन सा विकास किया? जाकर देख लीजिए, एयरपोर्ट ज्यों का त्यों पड़ा है। आज तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आज से 2 साल पहले से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे। हर 2 महीने बाद एक अखबार में आता है कि फला तारीख को जो है यहाँ से प्लेन उड़ने वाले हैं। तो लोग यहाँ के विरोध तो कर रहे हैं ना, इसलिए तो नहीं बन पा रहा है ना इनका। अरे भाई, विरोध करने की क्या बात है? जो सही चीज़ है नाप के करवाएं। हर जगह कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वहाँ नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं, इसलिए कि इनको बनाना नहीं है। ये इन्हीं का उकसाया हुआ, इसलिए कि जो काम बीजेपी नहीं करना चाहती है तो उसमें वो खुद जो है अपने लोगों को बैठा करके विरोध करवाती है। आजमगढ़ को हाल ही में लगभग 46 अरब का प्रोजेक्ट मिला है, तो फिर तो लग रहा है ना कि यहाँ पे विकास होगा। ये प्रोजेक्ट जो मिला है अभी जब तक अमल में ना आ जाए, अभी तो कागज़ पे आया है ना, कागज़ पे तो बहुत सारा विकास हुआ है। पूर्वांचल का भी कागज़ पे विकास हुआ, देखिए सड़क धंस जा रही है। तो विकास जो हुआ है इन लोगों का हुआ है। और ये फिल्म इंडस्ट्री में इस बार ये यहाँ की जनता इनको वापस भेजेगी बॉम्बे, यहाँ के सांसद को, कि वो जा कर के वहाँ विकास करें फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ ये देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। देश में ज़रूरत इस बात की है कि आज देश को ज़रूरत है
नेता की, ग्रास रूट का लीडर चाहिए जो समाज को जोड़ सके, जो देश के लिए कुछ कर सके। सदन में कोई युवाओं को रोजगार वाली प्लानिंग कर सके, जो एजुकेशन सेंटर बना सके। लेकिन ये सब दूर दूर तक इन लोगों के दिमाग में नहीं आता। क्या लगता है कि इन सब कामों पर निरहू काम नहीं कर पाएंगे? निरहू काम नहीं कर पाएंगे। जो फिल्म में काम किया है, हर चीज़ का एक फील्ड होता है। डॉक्टर बनना है तो आपको पहले साइंस लेना होगा, उसकी मेडिकल की तैयारी करना होगा, कोचिंग करना होगा, तब एक डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर बनने के लिए वो मैथ लेता है, उसकी कोचिंग करता है, उस हिसाब से प्रिपेयर करता है, तब वो जा कर के इंजीनियर होता है। हर चीज़ का एक फील्ड है। लेकिन एक नेतागिरी हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि एक चपरासी के लिए हाई स्कूल चाहिए और एक लीडर जहाँ कानून बनता है देश का, उसके लिए कोई जो है एजुकेशन का बाउंड नहीं है। ये एक दुर्भाग्य है। और इस तरह के लोग जाएंगे तो लोकसभा में कौन सी ऐसी बात करेंगे। देखिए, लोकसभा में सदन में गाना गाते हैं। कहते हैं कि आजमगढ़ में मैं कुछ ही दिनों के लिए सांसद बना, लेकिन तमाम इस तरह के काम आजमगढ़ में करवाए। 46 अरब का प्रोजेक्ट हमारी ही बदौलत, मुख्यमंत्री साहब से मैंने बात किया और यहाँ तक प्रोजेक्ट अभी आया है, अभी अमल में जब आ जाए, काम हो जाए, तब आप उसको कहिएगा। बताया तो कागज़ में तो तमाम प्रोजेक्ट आते रहते हैं। इन्होंने तो कौन सा ऐसा काम कर दिया जो विद्यालय दिया, उसके बाद से संगीत विद्यालय दे रहे हैं, अभी फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, सड़कें बिछाई गई हैं, ये तमाम आजमगढ़ रेलवे को गोरखपुर से जोड़ा जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। कितना विकास मैं गिनाऊं? अभी हुआ नहीं ना है कुछ। वो सब समाजवादी का किया हुआ है। अच्छा। वो जो एयरपोर्ट इनका नहीं किया हुआ है, या जो भी आप रोड पास ये देख रहे हैं, सब समाजवादी सरकार का किया हुआ है। यहाँ अभी आजमगढ़ में अभी बीजेपी का ईंट अभी रखा नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने कागज़ में पास किया है, जब ये काम कर लें तब बताइएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर यहाँ से सांसद बन पाएंगे निरहू? मुझे नहीं लगता है कि निरहू अब यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल किसको समर्थन दे रही है, किसके साथ काम करेगी? समर्थन नहीं दे रही है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को जो समर्थन देगा उसका लेगी। अच्छा जी। 2009 में बीएसपी को दिया था वो स्ट्राइक, वो हमारा एक उस वक्त के देखते हुए हमारा ये फैसला था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और इस बार हम अलायंस करेंगे तो हम कुछ सीटों पे, कुछ अपने शर्तों पे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नुरुल हुदा, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने तमाम बातों को अपने आपके सामने रखा। क्या सोचते हैं इनकी बातों को लेकर के? क्या वाकई में इस बार यहाँ से सांसद निरहू चुनाव नहीं जीत पाएंगे? अति कम मत के साथ भी जिस तरह से उनके साथ जो कार्रवाई हुई, इस पर भी अपने इन्होंने विचार रखा। साफ तौर पे इनका कहना है कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव जीत रही है और जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाएगा, ये लगता है कि ऐसे ही काम करती रहेगी। इसलिए विपक्ष पार्टियों को एक होकर के इसको हटाना होगा, क्योंकि प्रदेश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। ऐसा ही कुछ है ना जी। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या बात है। तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देख रहे थे आप द पब्लिक रिपोर्टर, मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।